अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अनमोल हक। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बहुत ही डिसेंट एंड अ वेरी वर्सेटाइल पर्सनालिटी, साबिक सूबाई वज़ीर भी हैं, इसके साथ साथ चेयरमैन हैं एक तालीमी इदारे के, इब्राहिम हसन मुराद साहब। बहुत शुक्रिया सर आपका वक्त देने के लिए। कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। सर, स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी अर्ली लाइफ चाइल्डहुड, फादर आपके बिजनेसमैन, दादा आपके पॉलिटिशियन, कहीं ना कहीं फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट तो आया होगा बिकॉज डेफिनेटली आपको दोनों की लेगेसी को लेकर चलना था। सो हाउ वाज योर चाइल्डहुड, हाउ डू यू मैनेज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दीज टू फील्ड्स? अच्छा सवाल है। मैं ये देखता हूँ कि मेरे वालिद जो थे प्राइमरीली ही वाज एन एजुकेशनिस्ट। वैसे मतलब ये कि वो उन्होंने काम किया इन द फील्ड ऑफ बिजनेस कोई 3-4 साल। एक लीडिंग एंटिटी है, ग्रुप है पाकिस्तान का, केमिकल्स में, फर्टिलाइज़र में, टेक्सटाइल में। तो वो उधर एक डिवीज़न को हेड कर रहे थे चेयरमैन के साथ। लेकिन ये कि उनकी जो बुनियादी तालीम थी वो इंजीनियरिंग में थी, और मेरे जो दादा थे वो भी इंजीनियर थे। उनकी भी बुनियादी तालीम इंजीनियरिंग में थी, वो सिविल इंजीनियर थे। मेरे वालिद भी सिविल इंजीनियर थे, और जो मेरे परदादा थे वो भी सिविल इंजीनियर थे। अच्छा। उन्होंने 1908 में सिविल इंजीनियरिंग की। तो वैसे तो समझे, अगर आप एजुकेशन वाइज पूछें या फर्स्ट, तो उनका प्रोफेशन वो सिविल इंजीनियरिंग थी। लेकिन ये कि वालिद जो है उन्होंने देखा कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो ऑब्वियसली यूथ को ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है, एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है। मेजॉरिटी पॉपुलेशन हमारी यूथ की है, तो वो फिर बिज़नेस की फील्ड से निकल के आगे एजुकेशन में। अच्छा, मेरे जो दादा थे उन्होंने भी अपनी इंजीनियरिंग की फील्ड को प्रैक्टिस किया, और एट द एज ऑफ 45 ही रिटायर्ड। और पूरे इस रीजन के लीडिंग इंजीनियर्स में उनका नाम आता था। पाकिस्तान के, बांग्लादेश के, ईरान के जो सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, डैम्स हो गए, रोड्स एंड ब्रिजेस हो गए, उसमें उनका किरदार था। खाने काबा की तोसी को उन्होंने हेड किया था। लेकिन 45 की एज में वो भी जो है एजुकेशन और ट्रेनिंग की तरफ आ गए, कि उन्होंने कहा कि हमें अपनी यूथ को बिल्ड करना है। तो ये कि मैं तो ये समझता हूँ कि मैं उसी लाइन को कंटिन्यू कर रहा हूँ एक तरीके से। तो आपने सिविल इंजीनियरशिप की जो लेगेसी थी उसको भी कंटिन्यू किया या नहीं? नहीं, मेरा इनिशियल प्लान ये था कि मैं इंजीनियरिंग करूँ, लेकिन क्योंकि मुझे गाड़ियों का शौक था तो मुझे था कि मैं ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग करूँ। और मैं इस प्रोफेशन में मैं समझता था कि मैं बहुत आगे जा सकता हूँ। लेकिन मैंने फिर रियलाइज़ ये किया कि इंजीनियर जो है वो मैनेजर्स के अंडर काम कर रहे हैं। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैनेजमेंट पढ़ ली जाए और जो है इंजीनियर से काम लेके कोई काम किया जाए आगे इस फील्ड में। लेकिन ये कि फिर जब मैं पढ़ने गया बाहर, तो मैंने फिर मैनेजमेंट पढ़ी, फिर मास्टर्स मैंने एजुकेशन में किया, एजुकेशन लीडरशिप इन मैनेजमेंट में। तो यहाँ से फिर एक ट्रांजिशन हुआ, आदमी सीखता है। आज जिस तरह बड़ा होता है, ख्यालात और होते हैं। आप किसी बच्चे से पूछेंगे, वो कहेगा मैं पायलट बनना चाहता हूँ, बड़े होके वो डॉक्टर बन जाते हैं। चीज़ें बदलती रहती हैं। डेफिनेटली फादर एक नहायत रिस्पेक्टफुल आदमी, अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मकाम दे। उनकी तरफ से ट्रेनिंग कैसी थी? बिकॉज हम तक जो बातें आती हैं, हमारे सोर्सेज बताते हैं कि देयर वाज अ स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग ऑफ हिम, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि मेरा बच्चा कहीं ना कहीं स्पॉयल हो जाए, वो बिगड़ जाए। बिकॉज एक एजुकेटेड फैमिली से भी आप ताल्लुक़ रखते थे, तो बड़ा एक बच्चे के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि कहीं ना कहीं उसने इस लेगेसी को भी संभाल के रखना है, फिर अपनी जो ज़िंदगी के लवाजमात हैं उनको भी चलाना है। तो ट्रेनिंग कैसे थी? और फिर अब बस चुप छुपा के कोई काम शाम होते थे या नहीं बता देते थे, या बड़े एक सोबर से जो बच्चे थे, कैसे थे आप बच्चे? अच्छा, मैं आपको बताऊँ, मैं अपने स्कूल के अंदर सबसे अगर कोई नोटोरियस बच्चा होगा ना, अच्छा, तो वो मैं था। और हमारा जो स्कूल था वो 1886 में बना था, और दुनिया के 20 मुल्कों में उसके कैंपसेस थे। और उनका सिस्टम ये था कि वो दिन के अंदर जो कोई अगर डिसिप्लिनरी वायलेशन होती थी, वो एक कागज़ पे नोट करते थे, और साल के एंड में उनका टोटल करते थे। तो मुझे उन्होंने एक बार बताया कि हमारे पूरी दुनिया के सारे स्कूलों में और पिछली 125 साल तारीख में सबसे ज़्यादा अगर डिसिप्लिनरी केसेस हैं तो वो आपके हैं। अच्छा। और एक बार मैं लाइब्रेरी में जा रहा था, तो लेफ्ट पे मैंने देखा कि टीचर्स की एक ट्रेनिंग हो रही थी, और कोई 40 टीचर्स जो हैं स्कूल के वो बैठे हुए थे, और प्रोजेक्शन पे कुछ चल रहा था, स्लाइड्स। तो मैंने जब गौर से देखा तो उधर मेरी तस्वीर थी और मेरा थोड़ा सा प्रोफाइल लिखा हुआ था। अच्छा। तो वो डिस्कस ये कर रहे थे कि अगर आप इस बच्चे को हैंडल कर सकते हैं तो आप दुनिया में किसी भी बच्चे को मैनेज कर सकते हैं। तो ये है कि मैं असल में, एक तो ये कि शुरू से मेरे अंदर एनर्जी बहुत थी, और जो उल्टा काम होगा उसको वो मैंने करना होता था।
और शरारतें भी, और स्पोर्ट्स भी। मैं दुनिया की हर स्पोर्ट जो है, क्रिकेट टीम का भी मैं कैप्टन था, फुटबॉल टीम का मैं कैप्टन था, जिम्नास्टिक्स हो गई, लाहौर में मैराथन हुई उसमें मैं यूथ में सेकंड आया, स्विमिंग, टेबल टेनिस, हर जो स्पोर्ट थी वो मैं खेलता था। तो उन्होंने ये वाले साहब ने रियलाइज़ किया कि इसमें ना बहुत ज़्यादा एनर्जी है, तो इसको पॉजिटिव तरीके पर ले जाना चाहिए। तो वो फिर होता ये था कि जिस दिन मेरी छुट्टी होती थी तो उस दिन वालदा मुझे तैयार करके वालिद के साथ दफ्तर भेज देती थी। अच्छा। कि ये कुछ ना कुछ किसी उधर देखे, कोई अच्छी सोबत में रहे बच्चा, अपने वालिद की कोई उधर बात सुनेगा काम की, तो हो सकता है इसके अंदर कोई जो है ना ठहराव है तबीयत में। और फिर ये हुआ कि जब समझे मैं 13 साल का था तो उसके ऑनवर्ड्स समर्स में मुझे एक ना एक कंपनी में इंटर्नशिप कराई जाती थी। तो वो एक जो है ना तरबियत का ऐसा एक सिस्टम था कि 9 to 6 जो है, आप 2 माह जो है सुबह से शाम एक जगह काम करते थे, मेहनत करते थे, और 10,000 रुपये मुझे मिले पहली इंटर्नशिप के। और ये कि उसमें वो मैंने देखा कि लोग एक टीम वर्क कैसे होता है, ठीक है, मिल के कैसे काम किया जाता है, इंडिविजुअल टास्क को करना, वक्त पे करना, अच्छे तरीके से करना। और उसमें ये कि सर्जनिश भी होती थी। तो जो एक हमारी कंपनी थी उसके एक CEO ने मुझे आखिरी दिन काम दिया कि ये आपने सारी हमारी लाइब्रेरी ठीक करनी है। मोबाइल्स की लाइब्रेरी थी, वो मोबाइल ऐप डेवलपमेंट करती थी कंपनी। तो उन्होंने कहा कि ये काम है, और वो काम कोई तकरीबन 2-2.5 दिन का था। उन्होंने कहा कि आपने एक दिन में ये काम करना है। अच्छा। तो ऑब्वियसली इम्पॉसिबल था, लेकिन मैंने सुबह शुरू किया तो रात कोई 10:30 बज गए, और आप यकीन करें मेरी कोई 13-14 साल एज थी। अच्छा। तो वो जब मैंने काम ख़त्म किया तो उसने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया। उसने कहा कि ये आपने काम तो सारा कर लिया A to Z, और आपकी इंटर्नशिप भी ख़त्म हो गई है, आज आपका आखिरी दिन है, लेकिन अगर आपके वालिद का रेफरेंस ना हो तो मैं आपको इधर चपरासी भी ना रखूं। अच्छा। तो वो मैंने सोचा शायद वालिद साहब ने इसकी क्लास ली हो तो ये आगे मुझे इस तरह बात कर रहा है। मैं घर गया, मैंने वालदा को बताया, मैंने कहा मैंने इतनी मेहनत की, 3 महीने 2 महीने सुबह शाम गए, ये सारा काम था, काम भी किया, एंड में मुझे उसने ये कह दिया। तो वालदा ने वालिद को कहा कि देखें इस तरह बच्चों को नहीं कहना चाहिए, इनका मोराल जो है ना डाउन हो जाता है। तो वालिद साहब ने कहा कि नहीं, इसने बिल्कुल ठीक कहा है, ही विल हैव टू प्रूव हिमसेल्फ। तो ये जो है ना तरबियत, ये अगर शुरू से हो, एक एहसास हो कि आप मेहनत करना, आपको बताओ कि मेहनत करेंगे तो कुछ मिलेगा, और ज़िंदगी में कुछ भी है वो खुद हासिल करेंगे, खुद कुछ करेंगे तो होगा। प्लेट पे आपको कुछ नहीं मिलेगा, बेशक आपको दुनिया जाके खजाने मिले हों, अगर आप में काबिलियत नहीं है तो आप दिनों में उसको उड़ा देंगे, और अगर आप में काबिलियत है तो अगर आपके पास कुछ नहीं भी होगा तो आप उसको जो है ना कहाँ तक ले जाएंगे, आसमानों तक। इब्राहिम साहब, जहाँ पर आप आज हैं, दिस इज़ वेयर यू वांटेड टू बी ऑलवेज, या जब फादर के बाद एकदम से जिम्मेदारियाँ आई, बोझ पड़ा, आप कोई कह लें कि मेंटली प्रिपेयर थे, पूरी ट्रेनिंग थी कि वो सारा स्टफ एक दफ़ा एकदम से ही संभाल पाते, या अभी भी वो ट्रेनिंग का सिलसिला चल रहा है, और क्या मतलब अब क्या मामला हैं? देखिए, आदमी तो ये है कि रोज़ ही सीखता है, और ये कि आपके जो एक्सपीरियंस हो उनके ऊपर रिफ्लेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। और मैं तो देखता हूँ कि मुझे आज लगता है कि मैं बहुत अक्लमंद हूँ, लेकिन अगले साल मैं सोचूंगा मैं तो बहुत नासमझ था। तो ये तो होता है कि आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने ऊपर, ठीक है, लेकिन अपनी लिमिट्स का भी अंदाज़ा होना बहुत ज़रूरी है। तो अल्लाह ताला लेकिन आपको किसी भी अगर मुश्किल में डालता है, आजमाइश में डालता है, किसी सिचुएशन में डालता है, तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आप तवक्कुल करें उसकी ज़ात पे, और खलूस नीयत से काम करें, बिल्कुल, और मेहनत करें, तो आप ज़रूर जो है ना कामयाब होते हैं। डेफिनेटली ऐसे। तो मैं जिस पोजीशन में आया, मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया, 26 साल की उम्र थी मेरी तब, और ये कि ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा सान्या था आपके लिए, ऐसी कोई इर्रिप्लेसेबल लॉस है, और ये अनइमेजिनेबल लॉस है, आप इसका तयन नहीं कर सकते, इसको आप किसी से, इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। तो ये कि ऑब्वियसली आपको एक इफ़ेक्ट करता है। लेकिन मैंने ये सोचा था कि जो भी मामलात हैं, जिस तरह के भी हालात हैं, एक तो ये कि अल्लाह ताला पे यकीन होना बड़ा ज़रूरी है। वो आपको जो है ना हर मुश्किल से निकालता है, और वो आपको सब्र भी देता है, और आपको अगर इस्तिताअत भी चाहिए मज़ीद, वो भी आपको वो देता है, हिकमत भी आपको देगा। और ये है कि वो अल्लाह ताला में अगर यकीन रखें तो आप हर जो है ना मुसीबत से
हर ट्रायल से निकल सकते हैं, ये मेरा ईमान है। तो ये कि वो मैंने थोड़ा सा, मुझे लगता है कि ईमान की वजह से जो है ना, मैं जो दुनिया में ज़िंदगी में मुझे बड़े से बड़े चैलेंजेस आए, तो वो मैंने जो है ना कर दिए क्रॉस। तो अब जैसे आपने केयर टेकर सेटअप में एक मिनिस्ट्री को संभाला विद इन द पंजाब, ये मिनिस्ट्री क्या मोहसिन नकवी साहब से मामलात की वजह से मिली, उनके साथ ताल्लुकात की बेस पे मिली, या उन्होंने अहल समझा, क्या बैकग्राउंड क्या था? देखिए, मोहसिन साहब से ना मेरा कुछ सालों से अच्छा एक ताल्लुक था। अच्छा। और आज भी है। और उन्होंने मुझे एक, जिस तरह बड़ा भाई होता है इस तरह रखा। उन्होंने कई जगह मुझे सपोर्ट किया, को एक आधी 2 जगह 3 जगह मुझे डिफेंड भी किया, कई जगह मुझे उन्होंने रिकमेंड भी किया डिफरेंट मामलात में। और ये कि हमारा ऑफिस जो है वो तकरीबन कोई 1-1.5 किलोमीटर दूर है। अच्छा। तो ये कि वो हम महीने में एक आधी बार हम जो है लंच साथ करते थे। अच्छा। उनको भी खाने का बहुत शौक है। हाँ। और मुझे भी खाने का बहुत शौक है। टाइम की शॉर्टेज है, अब तो खैर वो मामला नहीं रहे होंगे। जी, तो ये कि हमारा जो एक रिलेशनशिप थी। और ये कि आपके शायद इल्म में हो कि मैं गुलबर्ग में एक रेस्टोरेंट है। हाँ। तो 8 बज रहे थे और मैं अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रहा था। अच्छा। और मुझे फ़ोन आया, मैंने देखा कि सरकारी नंबर से फ़ोन आ रहा है। तो मैंने जब उठाया तो उन्होंने कहा कि आप 9 बजे गवर्नर हाउस आए, आपका ओथ है। अच्छा। तो मैंने तो ये किसी से कोई रिक्वेस्ट नहीं की, कोई मिन्नत नहीं की, कोई डिमांड नहीं की। और आउट ऑफ द ब्लू जो है ये हुआ। और मेरे ख्याल से उनका जो है इत्मीनाद था। और नंबर 2 ये कि वो देखते थे कि ये कुछ ना कुछ करता रहता है। के अंदर शेरवानी स्टिच हो गई थी? नहीं, शेरवानी मैंने नहीं पहनी, मैं जो सूट था वही पहन के चला गया। उसी में आपने ऑथ ले ली। लेकिन ये कि मैं ये देखता हूँ कि वो क्योंकि एक न्यूज़ चैनल चला रहे थे। हाँ। आज भी वो चलाते हैं, लाहौर का एक चैनल है लोकल। और उसकी वजह से उनके पास हर एक्टिविटी की खबर होती है। हाँ। तो मेरी कोई भी एक्टिविटी होती थी, हाँ। कोई फ़र्ज़ करें एम्बेसडर मिलने आ रहे हैं, हाँ। कोई गवर्नमेंट के साथ कोई इंटरेक्शन है, कोई मेरी स्टेटमेंट्स हैं, तो ट्विटर पे या वैसे कोई डायलॉग हो रहा है, कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है, मैं कहीं स्पीच कर रहा हूँ, तो वो उनकी नॉलेज से गुजरती थी। तो वो शायद समझते होंगे कि इसके अंदर कुछ स्पार्क है। और जिस तरह तो क्या उससे पहले कभी उन्होंने बात नहीं की, या उनकी बातों से नहीं लगा कि ये मुझे इतना कैपेबल समझते हैं कि कहीं ना कहीं मुझे पहुंचा देंगे? नहीं, मैं उनको खुद शायद ना पता हो कि वो चीफ मिनिस्टर बनेंगे अगले 3 माह में। नहीं, किस्मत के फैसले होते हैं। अल्लाह ताला जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे हुक्मरानी दे। तो क्या अब आपने सियासत में तो आपने अपना पाँव डाल ही लिया, तो अब क्या कोई इरादे हैं कि इलेक्शंस लड़ के असेंबली में जाया जाए कि आने वाले वक्तों में? देखिए, मैं आज भी समझता हूँ कि सबसे पहले आपकी ज़िंदगी में मतलब अपना ज़ाती कोई इंटरेस्ट हो, कोई सियासी इंटरेस्ट हो, उससे पहले पाकिस्तान का जो इंटरेस्ट है वो मुकद्दम होना चाहिए। बिल्कुल। तो ये कि सबसे पहले तो ये प्रिंसिपल हमने डिसाइड कर लिया कि पाकिस्तान फर्स्ट, ठीक है। और कोई अगर फ़र्ज़ करें अपॉर्चुनिटी हो जिसमें आप डिलीवर कर सकें अपने मुल्क के लिए, जो हमारा गरीब है इसकी ज़िंदगी बेहतर कर सकें, जो मिस्कीन है इनकी कोई आप मदद कर सकें, तो उस अपॉर्चुनिटी को किसी को भी इनकार नहीं करना चाहिए। लेकिन ये कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें आप कॉम्प्रोमाइज़ हो सकते हैं, आपकी वैल्यूज़ नहीं अलाइन होती, तो वो ऑब्वियसली आपको इस तरह नहीं इक़्तिदार का भूखा होना चाहिए। आप समझ रहे हैं कि जो जिस तरह भी आपको कोई भी आके कहे और आप कहें ठीक है चलें। हाँ। यानी कि अगर आप समझ रहे हैं कि सियासत में आज के दौर में आना अपनी वैल्यूज़ को कॉम्प्रोमाइज़ करने की मामलात देखने के है कि आप सिचुएशन को रीड कर सकें। और दूसरा ये कि आप अपनी वैल्यू जो है उसको समझें, अपने आप को अंडर वैल्यू ना करें, अपने आप को ओवर वैल्यू भी ना करें। मतलब नेक्स्ट इलेक्शन पे हम कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं? लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जब सही मैं कंक्लूजन ये कि जब सही कोई पोजीशन हो, मौका हो, सिचुएशन हो, तो व्हाई नॉट। ओके, यानी कि हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले दौर में हम आपको पॉलिटिक्स में भी देखेंगे। अब थोड़ा सा अगर पाकिस्तान की एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के बारे में बात कर लें, बिकॉज आप चेयरमैन हैं एक तालीमी इदारे के, तो आपको लगता है बिकॉज यू ग्रेजुएटेड आउट ऑफ द पाकिस्तान, और क्या पाकिस्तान का जो तालीमी मयार है वो बाहर के मुल्क के जो इदारे हैं तालीम के उनके बराबर है, इक्वलेंट है? क्या हमारा पाकिस्तान का एक ग्रेजुएटेड बच्चा उनके ग्रेजुएटेड बच्चे के साथ मुकाबला कर सकता है? देखिए, मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ कि पहले मैं नॉर्थ अमेरिका गया पढ़ने, कनाडा, फिर मैं बरतानिया गया मास्टर्स के लिए, और फिर मैंने कुछ अर्सा दुबई के अंदर काम किया। हम लीडरशिप
और स्ट्रेटजी डेवलपमेंट करते थे गवर्नमेंट एंटिटीज़ में, ऑयल एंड गैस के अंदर, मल्टीनेशनल्स के लिए, बैंक्स के लिए। ये हमने ट्रेनिंग का काम किया, डेवलपमेंट का लोगों की, एजुकेशन सेक्टर ही आप समझ लें। अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान का जो तालीमी निज़ाम है, ख़ास तौर से अच्छी इधर की जामियात का, वो इंटरनेशनल लेवल पे है और कुछ मुल्कों से बेहतर है। और उसमें शायद फ़र्ज़ करें यूके का भी सिस्टम हो सकता है, एजुकेशन सिस्टम, हायर एजुकेशन की मैं बात कर रहा हूँ। अगर हम स्कूलिंग की बात करें तो हम पीछे हैं, लेकिन अब वेस्ट के अंदर भी ऐसे मसाइल उनको आ रहे हैं इमिग्रेशन की वजह से, और इश्यूज़ आ रहे हैं कि जिसकी वजह से उनका जो एजुकेशन का सिस्टम है वो नीचे जा रहा है। अब एक क्लास है, उसमें 7-8 मुल्कों से बच्चे आ गए हैं, उनको इंग्लिश ज़बान आती ही नहीं है। अब वो टीचर जो है वो कैसे उनको पढ़ा सकता है, वो कैसे इंश्योर कर सकता है कि सब एक लेवल पे हों, सबको कैसे एग्ज़ाम वो पास करा सकता है। तो यूके के अंदर, बाहर मुल्कों के अंदर ये इश्यूज़ आ रहे हैं, यूरोप में। पाकिस्तान का मसला ये है कि हमारा स्ट्रक्चर ही बहुत कमज़ोर है कि हमारा जो करिकुलम है, हमें इशू नहीं है, लेकिन हमारा करिकुलम जो है वो बहुत वीक है। 30-40% जो स्कूल हैं उधर बाउंड्री वॉल नहीं हुई हुई, 15-20% स्कूल जो हैं उधर आज भी बिजली नहीं आती। ये और तो लोकल मसाइल के इश्यूज हैं। लेकिन देखिए ना, आजकल एक बहस बड़ी चल रही है डिग्री वर्सेस स्किल की। तो अगर हम पाकिस्तान में बच्चे जो यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले रहे हैं उनको कंपेयर कर लेते हैं बाहर के बच्चों के साथ, तो वहाँ पर उनको प्रोफेशनल लाइफ स्किल्स सिखाई जाती हैं, लेकिन यहाँ पर वी आर जस्ट कन्फाइंड टू द कोर्सेस ओनली। तो क्या ये डिफरेंस अब आपको नहीं लगता, एज यू आर हैंडलिंग द चेयरमैनशिप ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट, तो इसको अब ख़त्म हो जाना चाहिए? अब जहाँ पर बच्चे जो हैं वो कोर्सेस को पढ़ रहे हैं, वहाँ पे स्किल्स को लाजमी सिखाया जाना चाहिए। दे शुड बी सम चेंज, क्योंकि वो एक बहुत टिपिकल एक सिचुएशन से हम गुजर रहे हैं जो एक सदियों पुरानी थी। अब उसको बदलना चाहिए, किताबों से हट के अब बाहर निकले। जी देखिए, अच्छा सवाल है और आजकल काफ़ी ये लोगों के माइंड में है। देखिए, मेन जो चीज़ है स्किल क्या होती है? स्किल इज एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। नॉलेज क्या है कि आपको किसी चीज़ के बारे में इल्म है। स्किल ये है कि आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। कॉम्पिटेंस ये है कि आप उस स्किल को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करते हैं। तो स्किल जो है वो आपको किसी स्क्रीन से नहीं आ सकती, वो आपको कोई किताब दिखा के नहीं आ सकती, जब तक आप उस चीज़ को प्रैक्टिस नहीं करेंगी। ठीक है, आप फ़र्ज़ करें न्यूज़ एंकर हैं, तो आप पहले दिन आ गए तो आप कहें कि मैं मास्टर ऑफ ऑल हूँ, लेकिन जब आपको 3 साल हो जाएंगे फील्ड में, 5 साल हो जाएंगे, फिर आप फ़र्क तरीके से आपको पता होगा ये होगा तो इसको इस तरह मैनेज करना है, इधर टोन इधर रखनी है, इस तरह रीडिंग तेज़ कर देनी है, स्लो, पॉज, वॉट एवर। तो एक्सपीरियंस भी उसका कोई नेमो बदल नहीं है। ठीक है, और इसमें मैं ये समझता हूँ कि स्किल जो है वो सिर्फ एक्सपीरियंस से आती है। अब इधर जो यूनिवर्सिटीज़ को करने की ज़रूरत है वो ये है कि हर डिग्री प्रोग्राम के अंदर कुछ घंटे हों जिसमें जो स्टूडेंट्स हैं वो जो क्लासरूम की नॉलेज है उसको जाके लैब में इम्प्लीमेंट करें, चाहे वो जो मर्जी है। फ़र्ज़ करें आप साइकोलॉजिस्ट बन रहे हैं, आप जो है हेल्थ साइंसेस के अंदर हैं, आप मीडिया के अंदर हैं, आप जिस मर्जी फील्ड में हैं, आपको ये ज़रूरी है कि उस नॉलेज को आप प्रैक्टिस करें रियल टाइम में, ताकि जब आप 4 साल बाद निकलें तो आपको उस फील्ड की कुछ ना कुछ नॉलेज हो, कुछ ना कुछ ग्रिप हो। और इसमें एक ये भी है कि स्टूडेंट्स खुद, मैं आपको ईरान की बात बताता हूँ, आप बाहर जानती हैं कि बरतानिया में, अमेरिका में जितने यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं वो अपनी डिग्री के दौरान कुछ ना कुछ जॉब करते हैं और उनको एक टाइम के बाद कुछ टाइम भी दिया जाता है कि वो प्रोफेशनली भी अपने आप को ग्रूम करें इंटर्नशिप्स के लिए। हाँ। बिल्कुल। तो पाकिस्तान में आप ये देखें कि आपकी 90% यूनिवर्सिटी गोइंग पॉपुलेशन जो है वो यूथ काम नहीं करती। ईरान में आप ये देखें कि अगर कोई अकाउंटिंग पढ़ रहा होता है, BS अकाउंटिंग कोई पढ़ रहा है, तो वो उसके साथ अकाउंटिंग क्लर्क की जॉब करता है। तो वो 2 साल में, 3 साल में इस लेवल पे आ जाता है कि जब वो ग्रेजुएट करते हैं उसके पास डिग्री भी होती है, उसके पास स्किल भी होती है, नॉलेज भी। तो ये ज़रूरी है कि मेरे ख्याल से यूथ भी हमारी जो है, आप देखें कि कोई अगर बाहर पढ़ने भी जाए तो उसके वीज़ा पे लिखा होता है कि ये 20 घंटे काम कर सकता है। तो हमें सबको चाहिए, यूथ जो हमारी है, कि उसको कहें कि भाई एजुकेशन तो आप यूनिवर्सिटी की डिग्री ले रहे हैं, लेकिन साथ कहीं ना कहीं कोई काम भी करें। हाँ। ताकि जब आपके 4 साल पूरे हो तो आपको कुछ ना कुछ और भी वो जीरो से ना स्टार्ट करना पड़े, आपको कहीं ना कहीं आपको पता हो कि हमें चीज़ों को डील कैसे करना है। डेफिनेटली ये बहुत ज़रूरी है। तो क्या लगता है कि पाकिस्तान में ये इनिशिएटिव स्टार्ट हो चुका है या अभी इस पर काम होना बाकी है, या कब तक होगा? कोई एक इदारा शुरू करे फिर बाकी लोग भी शुरू कर देंगे, क्या आपने शुरू कर दिया?
हमने तो किया डिफरेंट डिग्रीज के अंदर। अब हम एक बहुत लार्ज प्रोपोर्शन जो है वो रखते हैं कि प्रैक्टिकम का। प्रैक्टिकम में यही है कि आप फ़र्ज़ करें अगर हेल्थ साइंसेज में है तो आपकी जो है वो हॉस्पिटल के अंदर कोई ट्रेनिंग हो, आप साइकोलॉजिस्ट बन रहे हैं तो आप शेडो करें जाके मुख्तलिफ साइकोलॉजिस्ट को। आप मीडिया के अंदर हैं तो हमारा एक ऑन कैंपस रेडियो है, टीवी है, तो ये तो है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो माँ बाप हैं वो जब अपनी औलाद को पॉकेट मनी दे देते हैं महीने की और साथ वो कहते हैं आप पढ़ रहे हैं तो आप पढ़ाई पे फोकस करें, तो ये जो है उनके लिए मंफी साबित होता है। क्योंकि अगर आप 20 घंटे काम कर लें एक हफ्ते में, आपकी देखें अगर 5 कोर्सेज हैं, 3 घंटे की क्लास है, 15 घंटे आपकी क्लास है, 40 घंटे का एक वर्किंग वीक होता है। 20 घंटे आप कहीं जॉब कर लें, अगर आप 20 घंटे वो जॉब करेंगे तो 4 साल में आपके पास 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होगा। बिल्कुल। और आपकी जो वैल्यू होगी, आप जो इंटरव्यू में जाके बात करेंगे। लेकिन इब्राहिम साहब बात वही आ जाती है ना कि जॉब्स तो है नहीं, अपॉर्चुनिटीज तो है नहीं, हमारे बच्चे कहाँ जाएं? फिर वो पाकिस्तान से बाहर जाते हैं तो वहाँ से फिर कमा के इधर भेजते हैं, तो फिर उसमें भी हमारे मसाइल डेवलप हो जाते हैं। देखिए जॉब्स मैं ये देखता हूँ कि पहले तो आप काम सीखें ना। तो हमारा ये होता है कि अगर कोई किसी को पता लग जाता था पहले कि इस आदमी के पास ये हुनर है, तो वो बस उनके कदमों में जाके बैठ जाते थे और कहते थे कि आप हमें ये काम सिखाएं। और ये आज भी इस तरह का सिस्टम है कि जो ऐसी इजाज़ा वाली चीज़ें हैं जो कि समझें कोई लड़ी से चलती आ रही हैं, आर्ट्स हैं, क्राफ्ट है, म्यूज़िक है, ठीक है, उसके अंदर ये आज भी ये चल रहा है और वो कोई उनसे मुआवजा नहीं मांगते, और बल्कि लोग तो पैसे देते हैं लोगों को कि हमें आप ये चीज़ सिखा दें। तो मेरा ये ख्याल है कि ये अप्रोच जो है ना वो थोड़ी अपनानी पड़ेगी और आप जो है पहले कुछ सीख लें। जब आपको वो चीज़ आपने सीख ली तो आपकी फिर दुनिया कीमत लगाएगी और आप अनमोल हो जाएंगे। हाँ। अच्छा सर, आपने कहा कि मुझे गाड़ियों का बड़ा शौक था। सुनने में आता है आपके पास अच्छी अच्छी गाड़ियाँ भी हैं, कभी किसी का जिक्र कर देते हैं, किसी का जिक्र नहीं भी करते। हमें लिस्ट छोटी सी मिल जाएगी जो कह लें कि गाड़ियाँ हैं जिनका शौक है आपको, जो हैं आपके पास। मैं आपको ये बताता हूँ कि किन गाड़ियों का मुझे शौक है। तो नहीं, वो साथ में ये भी बताया ना कि जो है आपके पास। प्राइमरली तो मुझे ना आजकल जो है वो ज़्यादा पुरानी गाड़ियों का शौक हुआ है, विंटेज। और एक है जैगुआर ई टाइप 1967 की। अब तो उसको कोई मेरे ख्याल से 60 साल हो गए हैं, लेकिन वो बड़ा क्लासिक खूबसूरत डिज़ाइन है, रोडस्टर है, उसकी कोई छत नहीं है, तो एक वो मुझे बहुत पसंद है। तो उसके साथ साथ एक और है पुरानी, एक क्लासिक बेंटले, तो वो एक बड़ी उसकी प्रोपोर्शंस अच्छी हैं। तो मैं तो आजकल क्लासिक कार्स पे थोड़ा ज़्यादा तवज्जो दे रहा था। अच्छा। देख रहा था उनको, मतलब लेने के लिए। आप क्लासिक बिल्कुल। हाँ। तो गैराज में इस टाइम कितनी गाड़ियाँ होंगी? मैंने देखी नहीं, मैंने काउंट नहीं किया। मतलब अनकाउंटेबल है? नहीं इतनी भी नहीं होंगी। नहीं, फिर भी गिनने तो गिन रहे हैं थोड़ी देर में। इसी बात इंसान चीज लेते हैं। मैंने आई स्वेयर आई डोंट नो, मैं यू डोंट नो हाउ मच कार्स आर इन योर गैराज राइट नाउ? मैंने काउंट नहीं की। यानी कि बेशुमार। नहीं, इतनी भी नहीं है। नहीं, अगर आपने काउंट नहीं की बेशुमार कह सकते हैं। नहीं 2-4 होंगी, आप देख लें। अच्छा। लेकिन देखिए आपके जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो आपके काउंटिंग फिगर के साथ मैच नहीं कर रहे हैं। सो हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं। चलें खैर, वो तो व्यूअर्स देख के ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं। अच्छा, कुछ पर्सनालिटीज़ के नाम लूँगी, आपको उन्हें मशवरा देना है बिकॉज यू आर द यंगस्टर राइट नाउ, और आपने सियासत में भी देखा, बिजनेसमैन आप हैं, आप जानते हैं कि हमारी जो मार्केट है वो उसके रुझानात किस तरफ हैं। तो थोड़ा सा आप इनको अपनी तरफ से एक मशवरा दे सकते हैं। द फर्स्ट पर्सनालिटी डेफिनेटली एज यू आर वेरी यंग, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। उनको ये मशवरा देना चाहिए कि मेरे ख्याल से एक तो यूथ पे फोकस करें। एक मशवरा तो यही है कि यूथ पे फोकस करें, और अगर पंजाब में वो कुछ करना चाहते हैं तो पंजाब में ज़्यादा वक्त गुजारें। अच्छा, और मरियम साहिबा को फिर क्या मशवरा देंगे आप? उनको ये मशवरा देंगे कि जिस तरह वो जा रही हैं वो इसी तरह मेहनत करती रहें, लेकिन ग्रास रूट लेवल पे चेंज की ज़रूरत है। जो बेसिक पब्लिक सर्विस डिलीवरी है, जिस तरह पटवार है, एक्साइज है, इस तरह के जो दफातर हैं, तो उनके अंदर अब मेरे ख्याल से फोकस करने की ज़रूरत है। ये फिर मुफाहमत वाली बात होगी, क्योंकि आप बिलावल साहब को कह रहे हैं पंजाब में वक्त गुजारे और मरियम साहिबा को कह रहे हैं कि जैसे वो चल रही है वो चलती रहे। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि वो ग्रास रूट लेवल पे अब चेंज की। अच्छा, नकवी साहब को आप क्या मशवरा देंगे? मोहसिन नकवी साहब को ये कहेंगे कि बिग ड्रीम्स एंड बिग विजन जो है वो एक आप
का मुल्क के लिए होना चाहिए और आपका फ्यूचर में मुस्तकबिल में बहुत लोग बहुत स्कोप देखते हैं और अल्लाह ताला आपको कामयाब करे उसमें। तो अगर कभी ख्वाहिश हो, जैसे आप स्पोर्ट्समैन भी हैं, तो कभी आपने ख्वाहिश का इजहार नहीं किया मोहसिन नकवी साहब से, पीसीबी होल्ड कर रहे हैं कि चले हमें भी थोड़ा सा अगर दाखिला मिल जाएगा? नहीं, वो बुलाते रहते हैं मैचेस में, हम बैठ के मैच देखते हैं अभी भी जब वो लाहौर में होते हैं तो मिलते रहते हैं और बड़ा ज़बरदस्त मेरे ख्याल से पीसीबी में भी काफ़ी सीरीज़ है, साउथ अफ्रीका की है, ऑस्ट्रेलिया की है, इंग्लैंड की है जो कि टीम जीती है, इंडिया से हार गए बस। तो बाकी अगर वो सब पे भारी हो गया तो इंशाल्लाह देखें। तो अगर अभी आपको सडनली कॉल आए, जैसे 1 घंटा पहले आपको कॉल आई थी, तो क्या अभी आप उस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं? अगर किधर से कॉल आएगी? नकवी साहब आपको कॉल कर देते हैं, क्या कहेंगे वो? कोई भी है, जैसे पहले उन्होंने कॉल की कि ओथ के लिए रेडी हो जाएं, इस तरह से आए तो क्या प्रिपेयर हैं अभी? नहीं, मशवरा करके यानी कि उनके ऑर्डर्स नहीं, उनके मशवरे के साथ चलेंगे? नहीं, हाँ, मशावरत तो आपको पता है सुन्नत है, ज़रूरी है, डेफिनेटली हर काम में मशवरा बहुत ज़रूरी है, मशवरा लेना ज़रूरी है। अभी बहुत यंग हैं तो डेफिनेटली कुछ हॉबीज़ भी होती हैं इंसान की अपने फ्री टाइम को गुजारने के लिए, टाइम किल करने के लिए, वैसे टाइम मिल जाता है? जी, मेरे ख्याल से सिर्फ प्रायोरिटीज़ की बात है ज़िंदगी में ना, अगर आप प्रायोरिटाइज़ कर लें तो सब कुछ कर सकते हैं। शौक कैसे रखे हुए हैं? शाहाना शौक है? नहीं, मैं तो ये कि बहुत सादा आदमी हूँ, और ये कि देखिए जिन्होंने गाड़ियाँ रखी हों वो सादे लोग नहीं होते। गाड़ियाँ तो देखें, ये एक बचपन में आपको किसी चीज़ की अगर फैसिनेशन हो जाए तो ये कि आप फिर ऑब्वियसली वो आपकी कुछ ऐसी चीज़ होती हैं जो पूरी ज़िंदगी चलती हैं, तो ये कि वो दैट इज़ जस्ट वन ऑफ दोज थिंग्स। लेकिन ये कि कोई भी आदमी है उसका कोई ना कोई पॉजिटिव एक आउटले होना चाहिए कि आप किसी लेट्स से आई ऑल्सो लाइक रीडिंग, तो हिस्ट्री है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, ठीक है, करंट अफेयर्स हैं, आर्ट्स है, आर्किटेक्चर है, कैलीग्राफीज हैं, ठीक है, इवन एविएशन है, इसमें मुझे बड़ा इंटरेस्ट है। अच्छा। जहाज़ों के बारे में देखते रहते हैं क्या है, वो आपकी यूनिवर्सिटी में अपने एक जहाज़ प्लानिंग है, हाँ, अर्बन प्लानिंग है, आर्किटेक्चर है, हेरिटेज है, ये सब जो है इंटरेस्ट की में चीज़ें। डेफिनेटली बड़ा मुश्किल हो जाता होगा समटाइम्स इतनी सारी चीज़ों को मैनेज करना, फैमिली लाइफ, वर्क लाइफ, हाउ डू यू मैनेज? या अभी कह लें कि डिल्यूजन्स आती हैं इधर उधर से, कैसे कॉप अप करते हैं? कैसे वो कह लें कि सीधे राह पे चलते रहते हैं? हमारे नौजवानों को क्या मशवरा देंगे इस हवाले से? देखें, एक तो ये कि जो आपका प्राइमरी फोकस है ना, ठीक है, उससे कभी आदमी को डिट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, और कोई भी चीज़ है आपके बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस आएंगी आपकी जर्नी में, लेकिन ये कि आपने उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। तो जब तक आप फोकस रहेंगे ऑन योर अल्टीमेट गोल, ठीक है, इससे पहले ऑब्वियस ये बात है कि आपके पास एक गोल होना चाहिए, और वो एक ऐसा गोल टारगेट हो जिसमें आप अपनी एक फ्यूचर का तयन करें कि ये मैं अपने आप को 20 साल में, 30 साल में, या वट एवर लाइफ एट द एंड ऑफ माई लाइफ, दिस इज़ हाउ आई वॉन्ट टू बी नोन, दिस इज़ हाउ आई वॉन्ट टू बी रिमेम्बर्ड। तो वो उसमें फिर आपने जो जो चीज़ें करनी है पर्सनल लिहाज से, प्रोफेशनल लिहाज से, तो वो आप देख लें, और किसी भी चीज़ को आप अपने ऊपर हावी ना हो दें। डिस्ट्रैक्शन जो है ना वो आएंगी, लेकिन आपने डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। और ये है कि फिर ऑब्वियसली प्रायोरिटाइजेशन है, कोई भी चीज़ है आप देख लें कि इसकी ज़िंदगी में इतनी प्रायोरिटी है, फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, ठीक है, प्रोफेशन है आपका। तो कभी वो फैमिली की तरफ से कोई शिकवा आता है, टाइम नहीं मिलता, अम्मा शिकवा कर रही हूँ, बेगम शिकवा कर रही हूँ, आता है ये शिकवा? मेरे ख्याल से ये तो जिसे कहते हैं ना वो बाई प्रोडक्ट है। अच्छा। कि अगर आप जो है कोई अपने काम में बहुत ज़्यादा पैशनेट हो किसी मकसद के लिए, फ़र्ज़ करें जिस तरह मेरा है कि यूथ को हम ट्रेन करें, एजुकेट करें, मुल्क के लिए कुछ, तो आपके ये जो है ना कुछ ना कुछ सेक्रीफाइसेस तो होती हैं। ये शिकवा आ सकता है, लेकिन ये कि आप उसको जो है ना मेकअप भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। अगर आप प्रायोरिटाइज करेंगे तो आप सब कुछ कर सकते हैं। मतलब अगर आपको किसी अपने रिश्तेदार का ख्याल है तो आप 1 सेकंड लगेगा उनको एक मैसेज छोड़ दें। अभी सिचुएशन अगर हम डेवलप करें कि घर से कोई नाराज हो गया, अम्मा नाराज हो गई हैं, अम्मा को कैसे मनाएंगे आप? उनके पाँव पड़ जाएंगे और क्या, और बेगम इससे सिंपल क्या है। और बेगम को कोई तोहफा ला देंगे, फूल ला देंगे। चलें जी, यानी कि आप कह रहे हैं कि बैलेंस है आपकी लाइफ में, होना चाहिए, बिल्कुल ज़रूरी है। हमारे पास आजकल जो जेनजीज और मिलेनियल्स नई डेफिनेशंस अराउज कर रही हैं, क्या लगता है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, और क्या इन दोनों में से जो दोनों जनरेशन्स हैं वो अपना अपना पॉइंट बिल्कुल ठीक रख रही हैं? जेनजीज आर वर्किंग एंड मूविंग विद द टाइम, लेकिन मिलेनियल्स अपने एक रूट्स के साथ ग्राउंडेड हैं। तो कौन लोग ठीक हैं और कौन कहीं पे लैक कर रहे हैं? किसको किस तरह से काम करना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर पॉइंट ऑफ व्यू? देखें, डिफरेंट जो जनरेशन है ना, इनकी डिफरेंट स्ट्रेंथ्स हैं। तो जो अब नई जनरेशन है
वो जिसे कहते हैं डिजिटल नेटिव्स हैं, वो पैदा ही टेक्नोलॉजी के एरा में हुए, बचपन में 2 साल की उम्र में उनको आईपैड मिल गया, फ़ोन मिल गया, इंटरनेट मिल गई, पूरी दुनिया की नॉलेज की एक्सेस मिल गई। और जो पिछली जनरेशन है फ़र्ज़ करें वो थोड़ी सी अपने लिहाज से, जिस तरह उनका लेट से अटेंशन स्पैन, ठीक है, उनके अंदर एक स्टेबिलिटी, उनके अंदर एक मेच्योरिटी, ठीक है, एक वैल्यूज़ ज़्यादा होना, ठीक है, एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, तो ऑब्वियसली लेकिन एनर्जी जो है जो कुछ करने की वो ज़्यादा नई जनरेशन में है। तो ये जब मिलेंगे फ़र्ज़ करें एनर्जी एंड एक्सपीरियंस, तो फिर जाके जो है ना एक अच्छी कॉम्बिनेशन आ सकती है, और जिसमें ये कि एक दूसरे से सीखें। अब आप देखें शॉर्ट्स का ज़माना है ज़्यादातर, तो मतलब 30 सेकेंड 10 टिकटॉक और ये सब चीज़ें, तो ये कि उसमें उसको किसी तरह जो पुरानी जनरेशन है वो पॉजिटिव इंफॉर्मेशन के लिए यूज़ कर लें, और जो ये नई जनरेशन है वो भी ये देखे कि किस तरह हम बेस्ट अपने टाइम का फ़ायदा उठा सकते हैं और हम डिस्ट्रैक्ट ना हो बहुत ज़्यादा, ठीक है। फिर वही बात है कि डिस्ट्रैक्शंस इस दुनिया में, आज की दुनिया में बहुत ज़्यादा है, तो डिस्ट्रैक्ट नहीं होना और फोकस रखना ज़रूरी है। ये देखें शॉर्ट्स और रील्स से ये होता है कि आप हर 10 सेकंड बाद 15 सेकंड बाद चेंज कर रहे हैं, नई चीज़ आ रही है। तो फोकस, अगर ज़िंदगी में कहीं पहुंचना है तो फोकस, कंसिस्टेंसी और परसिवेरेंस, कि हार ना माने, चलते रहे, बढ़ते रहे, फिर ही आप कहीं पहुंच सकेंगे। ये शॉर्ट इससे नहीं कुछ होगा। डेफिनेटली बहुत अच्छा और मुफीद मशवरा है, यकीनी तौर पर हमारे जितनी भी यंग जनरेशन देख रही है, और बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही आपके साथ। बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, हैड अ ग्रेट टाइम। शुक्रिया।